जय हिंद साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे, अभी हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं और संविधान में हम लोग अभी तक 2 लेक्चर देख चुके हैं। आज हमारा तीसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रमुख अनुच्छेद, क्या देखेंगे? प्रमुख अनुसूची। इसको जो है आज हम लोग कवर करेंगे, यानी कि संविधान का जो इंडेक्स है उन इंडेक्स को आज हम लोग स्टडी करेंगे। अगर मूल संविधान की बात की जाए, यानी कि जिस दिन संविधान लागू हुआ था तो उस समय अनुसूचियों की संख्या 8 थी, जो वर्तमान में बढ़ करके 12 हो गई है। किसके संशोधन द्वारा और कब कब ये अनुसूचियां बढ़ी हैं, इसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे, इसको हम लोग स्टडी करेंगे। लेकिन आपको लिखना कैसे है, हालांकि मैं पीडीएफ दे दूंगा, आप पीडीएफ देख करके आप चाहें तो लिख सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको देख के लिख लीजिए या फिर आप क्या कर लीजिए, प्रिंट आउट करा लीजिए। वैसे लिखना कैसे है, तो लिखना ये है कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, जो वर्तमान में बढ़कर 12 हो गई है। ठीक है, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, जो वर्तमान में बढ़कर 12 हो गई है। अब उसके नीचे प्रथम अनुसूची, ठीक है, डैश देंगे और इसमें लिखना है। प्रथम अनुसूची क्या बताता है? तो प्रथम अनुसूची बताता है भारत राज्यों का एक संघ है, यानी कि भारत का निर्माण विभिन्न प्रकार के राज्यों से मिलकर हुआ है। इसमें लिखना केवल इतना ही है कि भारत राज्यों का एक संघ है। आप टेंशन ना लीजिए, आप केवल लेक्चर को सुनिए, पीडीएफ मैं डाल दूंगा, पीडीएफ से आप जो है उसको देख लीजिएगा। प्रथम अनुसूची के अनुसार भारत राज्यों का एक संघ है, अर्थात भारत जो है इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य हैं, यानी कि भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्यों से मिल करके बना हुआ है। अब द्वितीय अनुसूची क्या बताता है? तो यह विशेषाधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन, पेंशन और भत्ता के बारे में जानकारी प्रदान करता है। दूसरी अनुसूची लिख लीजिए, डैश देखें। यह विशेषाधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन, पेंशन और भत्ता के बारे में जानकारी देता है। अब यहाँ पे 3-4 शब्द ऐसे हैं जो नए हो सकते हैं आपके लिए। विशेषाधिकारी, ठीक है, वेतन, पेंशन, भत्ता, ये 4 शब्द हैं जो नए हो सकते हैं। विशेषाधिकारी मतलब कौन? जैसे केंद्र सरकार के जो अधिकारी होते हैं या फिर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, आपको कैग के सदस्य, यानी कि केंद्र में रहने वाले सभी प्रकार के जो अधिकारी सदस्य होते हैं उन सभी को विशेषाधिकारी कहा जाता है। तो उन सभी को दिए जाने वाले वेतन क्या होता है? जब आप जॉब में होते हैं और हर महीना जो आपको प्रदान किया जाता है उसी को वेतन कहते हैं। तो विशेषाधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन, उसके बाद पेंशन जब आप रिटायर होते हैं उसके बाद जो हर महीना मिलता है उसको पेंशन कहते हैं। पेंशन तथा भत्ता महंगाई के साथ बढ़ता है। सामान्य तौर पे संसद के सदस्य जो होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, उनका महंगाई भत्ता अगर साल में 4 बार महंगाई बढ़ती है तो 4 बार महंगाई भत्ता बढ़ सकता है। लेकिन आम इंसान के लिए 10 वर्ष में 1 बार महंगाई बढ़ती है। जैसे हमको आजाद हुए 70 साल प्लस हुए हैं, 80 साल से नीचे और 70 साल से ऊपर हुए हैं। तो आज के टाइम में आप देखिएगा जो वेतन आयोग है वो 7वां वेतन आयोग है, यानी कि 7 दहाई के 70, ठीक है। तो 7वां वेतन आयोग प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, क्योंकि 10 वर्ष में 1 बार बढ़ता है। तो ये आपको समझ में आ गया कि जो दूसरी अनुसूची है वो हमको बताती है विशेषाधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन, पेंशन और भत्ता के बारे में, ठीक है। चलिए, उसके बाद है आपका तृतीय अनुसूची। अब तृतीय अनुसूची क्या है, क्या कहता है? तो यह कहता है विशेषाधिकारियों द्वारा लिए जाने वाले शपथ का वर्णन, यानी कि इसमें भी यही विशेषाधिकारी होंगे। इनके द्वारा लिए जाने वाले शपथ का वर्णन है, यानी कि विशेषाधिकारी जो हैं जो शपथ खाते हैं उस शपथ का वर्णन जो है आपको तीसरी अनुसूची में दिया गया है। जैसे जब भी प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है तो नियुक्ति के दौरान वो शपथ ग्रहण करते हैं। शपथ ग्रहण समारोह आपने सुना होगा, राष्ट्रपति भी शपथ लेते हैं, मंत्रिमंडल के सदस्य भी शपथ लेते हैं। तो ये सभी लोग शपथ ग्रहण के दौरान जो शपथ खाते हैं उसी के बारे में जानकारी हमको तृतीय अनुसूची में प्राप्त होती है।
ठीक है। अब चूंकि सभी प्रकार के अधिकारी जो होते हैं उनका पावर अलग होता है, उनका कद अलग होता है, उनका कार्य अलग होता है, जिसके कारण उनके लिए जो शपथ के शब्द होते हैं वो भी अपने अलग अलग होंगे। क्योंकि राष्ट्रपति हैं, बड़े ओहदे पे हैं, आपको राज्यपाल उनसे छोटे ओहदे पे हैं, तो राज्यपाल का शपथ ग्रहण शब्द अलग होगा और राष्ट्रपति का अलग होगा ना। जैसे बड़का गलती के लिए माई क्रिय, छोटका गलती के लिए भाई क्रिय वाली कहानी होती है। तो एक प्रकार का ये क्रिया ही है, शपथ ही है कि हम आने वाले समय में अपने देश के लिए पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। ये लोग शपथ लेते हैं, हालांकि करते नहीं है, लेकिन फिर भी वो शपथ का वर्णन अगर आपको जानना है, जानकारी लेना है, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। संविधान की 3री अनुसूची को आप पढ़ लीजिए, आपको जो है उनके द्वारा लिए जाने वाले शपथ की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। क्लियर? चलिए, चौथी अनुसूची यानी कि चतुर्थ अनुसूची, यह क्या बताता है? तो यह राज्यसभा में विभिन्न राज्यों से चुनकर आने वाले सदस्यों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यानी किस राज्य से कितने सदस्य चुन करके राज्यसभा में आएंगे, इसके बारे में जानकारी हमको कहां से मिलती है? तो चौथी अनुसूची से मिलती है। जैसे अगर हम बात करें, भारतीय मैप को आप ध्यान से देखिए, बात करें तो इसको बोला जाता है पूर्वी राज्य, ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य इसको बोलते हैं। या ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ से इधर की तरफ, इसको चिकन नेक कहा जाता है। और इधर 8 राज्य हैं, जिसमें सिक्किम को ब्रदर और बाकी 7 राज्य को सिस्टर कहा जाता है। तो 7 सिस्टर्स विथ ए ब्रदर इसको कहते हैं। तो इन 7 सिस्टर्स विथ ए ब्रदर में से केवल असम जो है वहां से 7 सदस्य चुन करके राज्यसभा में आते हैं, बाकी सभी राज्यों से मात्र 1-1 सदस्य चुन के आते हैं। अब अगर इस बात की जानकारी मैंने आपको दिया है तो यह बात कहाँ लिखा गया है? तो चौथी अनुसूची में यह बात लिखा गया है। जैसे अगर हम बात करें कि राज्यसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य से आती हैं, तो उत्तर प्रदेश से 31 लोग चुन के आते हैं। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र से 18 लोग चुन करके आते हैं। तीसरे नंबर पे तमिलनाडु से महाराष्ट्र से 19 लोग चुन के आते हैं। तमिलनाडु से 18 लोग, पश्चिम बंगाल से 16 लोग, अपने बिहार से कितने लोग? तो 16 लोग चुन करके जो है राज्यसभा का सदस्य बनते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि राज्यसभा में सीटों का बंटवारा जो है वह हम उसकी जानकारी हमको चौथी अनुसूची से प्राप्त होती है। क्लियर? अगला है 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची, तो 5वीं अनुसूची क्या बताता है? तो 5वीं अनुसूची स्पेशली एससी और एसटी से संबंधित है। यानी कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए विशेष प्रशासनिक प्रावधान की व्यवस्था के बारे में बताता है। ठीक है, 5वीं अनुसूची जो है वह अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के लिए विशेष प्रशासनिक प्रावधान यानी कि हरिजन एक्ट जो है वह इसी अनुसूची का देन है। इसी अनुसूची के तहत हरिजन एक्ट का व्यवस्था किया गया है। ठीक है, विशेष प्रशासनिक प्रावधान की व्यवस्था की गई है अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए। किस अनुसूची में? तो 5वीं अनुसूची में। ठीक है, अगला है 6ठी अनुसूची। 6ठी अनुसूची जो है यह भी आपको अनुसूचित जातियों और जनजातियों से ही संबंधित है, लेकिन 5वें और 6ठी में एक अंतर है। अंतर क्या है? तो 6ठी अनुसूची केवल 4 राज्यों के अनुसूचित जाति और जनजातियों से संबंधित है। कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष प्रशासनिक प्रावधान से संबंधित है आपको 6ठी अनुसूची। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ऐसा क्यों कि केवल इस 4 राज्यों से ही क्यों संबंधित है? तो सिंपल सा फंडा है कि जब देश आजाद हुआ था ना तो देश के 3 टुकड़े किए गए थे। हमको लगता है कि 2 टुकड़े हुए थे, लेकिन बेसिकली 3 टुकड़े हुए थे। कौन कौन सा? एक भारत बना था और दूसरा पाकिस्तान बना था। लेकिन पाकिस्तान को किसी एक जगह पे नहीं दिया गया था। पाकिस्तान का क्षेत्र 2-2 जगहों पे बटा हुआ था। एक तो पाकिस्तान जो प्रेजेंट टाइम में है वो था ही, दूसरा जो वर्तमान में बांग्लादेश है यह पूर्वी पाकिस्तान था, यह अभी तो तोड़ा गया था भाई। तो आप देखिएगा बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले भारत के 5 राज्य हैं, जिसमें से ये चारों राज्य जो हैं ये आपको पूर्वोत्तर राज्य हैं और ये मुख्य भूमि से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। तो यहाँ के अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष प्रशासनिक प्रावधान इसलिए किया गया कि कहीं पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इन लोगों को बरगला नहीं दे। बरगला करके आतंकवाद वगैरह में धकेल सकते हैं, जैसे आप जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में पहले सुनते ही थे होता था। तो उस तरह से बरगला करके उनको न धकेला जाए, इसी के कारण जो है सो अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए विशेष प्रशासनिक सुविधाएं दी गई है।
जैसे आप कोई फिल्म देखते होंगे, जैसे आपने देखा होगा कौन सा फिल्म भाग मिल्खा भाग नहीं, अरे इरफान खान की फिल्म है, क्या नाम है उसका, जिसमें वो उग्रवादी बन जाता है, माओवादी बन जाता है इरफान खान। पहले वो शायद आर्मी वगैरह में रहता है, मैं फिल्म का नाम मिस कर रहा हूँ। ठीक है, या फिर पुराने फिल्में आप देखते होंगे जिसमें लाला वगैरह जो लोग थे, ठाकुर वगैरह जो लोग थे, वो गरीबों के साथ अन्याय करते थे, तो गरीब जो है सो क्या बन जाते थे, डाकू बन गए, और फिर जो पूरे गांव को तबाह कर देते थे। तो उस तरह से यहाँ की जो अनुसूचित जाति और जनजातियां हैं, उनको बड़े लोग परेशान न करें, क्योंकि परेशान करेंगे तो ये जो है सो पूर्वी पाकिस्तान जो है, यानी कि जो बांग्लादेश था, वह तुरंत जो है सो उनको क्या करेगी, पैसा वगैरह देकर उनको बरगला सकती है। इसलिए इन्हीं चारों के लिए स्पेशल प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद है आपका 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची क्या बताता है, तो यह शक्तियों का विभाजन बताता है। शक्तियों का विभाजन, कैसी शक्तियां? सामान्य तौर पे भारत में जो शासन सत्ता चलती है वो 2 प्रकार से चलती है। केंद्र सरकार भी चला रही होती है, राज्य सरकार भी चला रही होती है। चलाती तो वैसे पंचायत भी है, लेकिन पंचायत किसी न किसी राज्य के अंतर्गत आती है। तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को बांट दिया गया है, क्योंकि एक ही व्यक्ति को सारा काम दे दिया जाएगा तो ठीक से नहीं कर सकता, जिसके कारण कार्यों को अलग अलग कर दिया गया, पावर को अलग अलग कर दिया गया। कुछ पावर ऐसे थे जिनको केंद्र सरकार को दे दिया गया, कुछ पावर ऐसे थे जिनको राज्य सरकार को दिया गया, और कुछ ऐसे पावर थे, कुछ ऐसे अधिकार थे, कुछ ऐसी शक्तियां थी, कुछ ऐसे विषय थे जिस पर कानून बनाना दोनों के लिए अनिवार्य था, केंद्र के लिए भी राज्य के लिए भी, उनको दोनों में बांट दिया गया। ठीक है, यानी कि 7वीं अनुसूची का संबंध जो है वो शक्तियों के विभाजन से है। केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन कौन सी अनुसूची करता है, तो 7वीं अनुसूची करता है। अभी शक्तियां विभाजित की कैसे गई है, तो इन शक्तियों को 4 सूचियों द्वारा विभाजित किया गया है। कितनी सूचियों द्वारा? 4 सूचियों द्वारा इन शक्तियों का विभाजन किया गया है। पहली क्या है, कौन सी है, तो संघ सूची। दूसरी है राज्य सूची। तीसरी है समवर्ती सूची, और चौथी है अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची, ठीक है। ये 4 सूचियां हैं जिनमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का विभाजन किया गया है। जो पहली संघ सूची है, इसमें आप समझिए क्या क्या है। संघ सूची में लिखे गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है, राज्य सरकार इस पर कोई कानून नहीं बना सकती है। ठीक है, संघ सूची में लिखे गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल किसके पास है, केवल केंद्र सरकार के पास है, राज्य सरकार के पास नहीं है। संघ सूची में शुरुआत में, यानी कि मूल संविधान में संघ सूची में जो विषयों की संख्या थी वो 97 थी, जो वर्तमान में बढ़ करके 101 हो गई है। ठीक है, कुछ जगह आपको 100 भी देखने को मिलेंगे, कंफ्यूज नहीं होइएगा। संघ सूची में जो है विषयों की संख्या 97 थी, जो वर्तमान में बढ़कर 101 हो गई है। अगर हम बात करें संघ सूची के विषयों की, संघ सूची में कौन कौन से विषय हैं, तो सामान्य तौर पर संघ सूची में जो विषय हैं उसको आप देख लीजिए, सुन लीजिए। रेल, यानी कि रेलवे, यानी कि जिन वैसे सारे जॉब जिसमें केंद्र सरकार पेमेंट करती है, जो केंद्रीय नौकरी होता है ना, वो सब संघ सूची का विषय है, कहीं दिमाग दौड़ाने की जरूरी नहीं। जैसे संघ सूची के विषय में कौन कौन से आ जाएंगे, तो आपके आ जाएंगे रेल, डाक यानी कि पोस्ट ऑफिस आपका संघ सूची का विषय है, आयकर संघ सूची का विषय है। इसके अलावा हम अगर देखें तो स्टॉक एक्सचेंज, ये भी आपको संघ सूची के विषय होते हैं। इसके अलावा रक्षा ना संघ सूची के विषय है, यानी कि सेना सभी जो होते हैं वो संघ सूची के विषय होते हैं। इसके अलावा विदेशी मामले जो होंगे वो सभी संघ सूची के विषय होंगे। ठीक है, ये सारे आपके संघ सूची के विषय हैं। अगर हम राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में लिखे गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकारों को है, परंतु किसी एक ही विषय पर 2 या 2 से अधिक राज्य सरकारें कानून बनाना चाहती हों तो वे कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार से सिफारिश कर सकती हैं। ठीक है, यानी कि राज्य सूची पर भी केंद्र सरकार कानून बना सकता है, लेकिन कब, जब 2 या अधिक राज्य सिफारिश करें केंद्र सरकार के साथ, तब। सामान्य तौर पर अगर राज्य सूची में हम विषयों की बात करें
तो राज्य सूची में मूल रूप से जो विषय थे वो 66 थे, वर्तमान में घट करके कितने हो गए हैं, 62 हो गए हैं। यानी कि राज्य सूची में जो विषयों की संख्या है वह 62 है। अगर हम बात करें राज्य सूची के विषयों की कि कौन कौन से विषय राज्य सूची में आते हैं, तो वो हैं, कौन कौन है, तो न्यायालय, इसके बाद राज्य पुलिस, ठीक है, इसके बाद जीआरपी जो स्टेशन पे होती है वो राज्य सरकार का विषय है। नाप तौल बटखारा वगैरह जो हो गया वो राज्य सूची का विषय हो जाता है। सफाई ये भी आपको राज्य सूची का विषय हो जाता है। जिला अस्पताल जो होते हैं वह भी आपके राज्य सूची के विषय होते हैं, ठीक है, ये राज्य सूची के विषय हो गए। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची का मतलब हुआ कि वैसी सूची जिसमें लिखे गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र तथा राज्य दोनों को हो, तो वैसे विषयों को हम लोग जो है सो समवर्ती सूची में रखे हैं। लेकिन अगर किसी एक ही विषय पर केंद्र तथा राज्य दोनों कानून बना देते हैं, किसी एक ही विषय पर केंद्र तथा राज्य दोनों कानून बना देते हैं, तो उस समय केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा, राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून खत्म हो जाएगा, ठीक है। दोनों कानून लागू नहीं रह सकता, क्योंकि किसी भी एक ही काम के लिए दो नियम कैसे रहेगा। जैसे इमेजिन करके देख लीजिए, मान लीजिए कि केंद्र सरकार ने आदेश दिया कि आप हेलमेट पहनना जो है सो अनिवार्य है, और राज्य सरकार ने बोला कि नहीं हेलमेट अगर पहनिएगा तो चालान कट जाएगा। अब उस स्थिति में क्या होगा, आप जब बाइक से निकलिएगा तो हेलमेट आपके हाथ में रहेगा। अब देखिएगा जब आपको केंद्र सरकार की पुलिस एसपी वगैरह चेकिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पहनिएगा ना, जब आपका दरोगा साहब कर रहे हैं तो उतारिएगा, तो पता चले कि आप जो है ऐसे तो मरिए ना मरिए, लेकिन इस चक्कर में जरूर एक्सीडेंट करके मर जाइएगा। तो उस स्थिति में दोनों अगर एक ही विषय पर कानून बना दिए हेलमेट के विषय पर, तो उस दौरान केवल केंद्र सरकार का माना जाएगा, राज्य सरकार का नहीं, ठीक है। अगर समवर्ती सूची की हम बात करें, इसमें विषयों की संख्या जो थी वह पहले 48 थी, जो वर्तमान में बढ़कर के क्या हो गई है, 52 हो गई है। देखिए सामान्य तौर पे वो सभी विषय जिसको देखने के बाद आपको लगे कि नहीं इस पर तो दोनों को काम करना चाहिए, वो सभी संघ सूची के विषय होते हैं। जैसे में आपका क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा फौजदारी एवं दीवानी न्यायालय। फौजदारी न्यायालय का मतलब होता है मारपीट वाले सुनवाई। दीवानी न्यायालय का मतलब होता है जिसमें जमीन से रिलेटेड सुनवाई की जाती है, उसको बोला जाता है ना। शिक्षा हो गया, वन हो गया शिक्षा। आप देखिएगा राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय भी होते हैं, केंद्रीय विद्यालय भी होते हैं। केंद्रीय विद्यालय केंद्र सरकार के हैं, राजकीय विद्यालय जो है उत्क्रमित विद्यालय किसके हैं, राज्य सरकार के हैं, ये आपको उसके अंतर्गत आ गए। परिवार नियोजन, परिवार कल्याण, श्रम विभाग, ये सभी जो हैं आपको समवर्ती सूची के विषय होते हैं, ठीक है। एक बच गया अवशिष्ट सूची। अब सोचिए कि जिस समय संविधान बनाया जा रहा था, अवशिष्ट माना होता है बचा खुचा, उस समय के जो संविधान निर्माण करने वाली संस्था थी या संविधान सभा थी, कितने दूरदर्शी थे वो लोग। उन लोगों के दिमाग में एक बात आया था कि चलिए इस विषय को हमको जितना पता है या वर्तमान में जितने की आवश्यकता है उसको हमको डाल दिए, लेकिन भविष्य में अगर नया विषय आएगा तो उसको कहाँ डाला जाएगा। तो उन सभी के लिए उन्होंने एक सूची बना दिया जो खाली था, और वो कौन सा सूची था, तो अवशिष्ट सूची था, ठीक है। अब सोचिए कि प्रेजेंट टाइम में कंप्यूटर आया है, तो कंप्यूटर आया है तो उससे रिलेटेड भी तो क्राइम शुरू हो गया, जैसे साइबर क्राइम जो हो गया वो अवशिष्ट सूची का विषय है, ठीक है। और अवशिष्ट सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार जो होता है वह केंद्र सरकार को होता है, यानी कि अवशिष्ट सूची पर केंद्र सरकार कानून जो है सो बनाया करती है, ठीक है। और साइबर क्राइम आपका अवशिष्ट सूची का विषय है। बात समझ में आया। चलिए, ये 7वीं अनुसूची थी। अगला है 8वीं अनुसूची। अगर हम 8वीं अनुसूची की बात करें तो 8वीं अनुसूची का संबंध जो है वह किससे है, तो लैंग्वेज से है, भाषा से है, यानी भाषा कैसी भाषा, तो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा, ठीक है। 8वीं अनुसूची का संबंध संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं से है। जब हम आजाद हुए थे तो उस समय राज्यों की संख्या 14 थी और संविधान द्वारा मान्यता दी गई भाषाओं की संख्या भी कितनी थी, 14 ही थी। लेकिन अलग अलग समय पर 3 बार में और भी भाषाएं इसमें ऐड कर दी गई, और प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में अगर हम बात करें तो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या जो है वह कितनी हो गई है, 22 हो गई है, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कब कब जोड़ा गया। सबसे पहले तो पहला 21वां संशोधन हुआ था, 21वां संशोधन 1967 में,
और इस संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को, कौन सी भाषा, 21वां संशोधन 1967 द्वारा सिंधी भाषा को भारतीय संविधान में मान्यता दिया गया। सिंधी भाषा, अगर हम बात करें कि सिंधी भाषा किन राज्यों में बोली जाती है, तो सामान्य तौर पे सिंध प्रांत से जो सटे हुए भारतीय राज्य हैं, यानी मूल रूप से देखा जाए तो यह भाषा राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में बोला जाता है जो सिंध से सटा हुआ है। दूसरा संशोधन हुआ 71वां संशोधन, भाषा के लिए जो संशोधन हुआ 71वां संशोधन हुआ कब, तो 1992 में। और इस समय भारतीय संविधान में 3 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन, कोंकणी भाषा, मणिपुरी भाषा तथा नेपाली। ठीक है, 71वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1992 में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली 3 भाषाओं को ऐड किया गया। कोंकणी भाषा की अगर हम बात करें तो यह गोवा में बोली जाती है, मणिपुरी भाषा मणिपुर में बोली जाती है और नेपाली भाषा जो है वह नेपाल में बोली जाती है। अगर हम तीसरा संशोधन भाषा के लिए देखें तो यह संशोधन हुआ था कब, 92वां संशोधन हुआ था 2003 में। और इस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 4 भाषाओं को जोड़ा गया। किसको किसको, बोडो, डोंगरी, संथाली, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। इन चारों भाषाओं को बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली, अगर हम बात करें बोडो भाषा की तो यह भाषा असम के क्षेत्रों में बोली जाती है। अगर हम बात करें डोंगरी की तो यह भाषा जो है जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में बोली जाती है। अगर हम बात करें संथाली की तो भारत में जो मुंडा जनजाति है उसकी जो मूल भाषा है वो संथाली ही है। मुंडा जनजाति की मूल भाषा क्या है, संथाली। अगर हम बात करें भारत के किन किन राज्यों में मुंडा जनजाति पाई जाती है तो सबसे ज्यादा मुंडा जनजाति पाई जाती है झारखंड और पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा बिहार में भी पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, उड़ीसा में पाई जाती है और असम के क्षेत्रों में भी, त्रिपुरा के क्षेत्रों में भी मुंडा जनजाति पाई जाती है। और मुंडा जनजाति द्वारा बोली गई भाषा जो है वो संथाली है। बिहार की एकमात्र भाषा मैथिली है जिसको भारतीय संविधान द्वारा मान्यता दिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त एकमात्र भाषा मैथिली है। ठीक है, तो यानी कि शुरुआत में 14 था, यह एक हो गया 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22। आज के टाइम में कुल 22 भाषाएं हैं जिसको भारतीय संविधान ने मान्यता दे रखा है। अगर हम बात करें भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं में तो अंग्रेजी एकमात्र ऐसी भाषा है जो पॉपुलर भाषा है, बड़ा यूज है, खूब यूज की जाती है, लेकिन भारतीय संविधान ने उसको मान्यता नहीं दिया हुआ है। भोजपुरी भाषा को भी, बिहार का जो भोजपुरी भाषा है उसको भी भारतीय संविधान द्वारा मान्यता नहीं दिया गया है। चलिए हम लोग एक बार मैप के थ्रू देख लेते हैं कि भारत के किन किन राज्यों में बोली जाने वाली कौन कौन सी भाषाएं हैं जिसको भारतीय संविधान द्वारा मान्यता दिया गया है। ठीक है, तो देख लीजिए। अगर हम बात करें, अभी आपने देखा पीछे कि हमने जो भाषा लिखा था उसमें डोंगरी था जो जम्मू कश्मीर में बोला जाता है और इसी क्षेत्रों में आपको कश्मीरी भाषा भी बोला जाता है। ठीक है, डोंगरी या कश्मीरी। आइए पंजाब में पंजाबी, हम लोग मैप के थ्रू देखते हैं ताकि आसान रहेगा याद करने में। राजस्थान में आपको सिंधी भाषा बोला जाता है। इसके बाद गुजरात में आ जाइएगा तो गुजराती भाषा बोला जाता है। इसके बाद आप आ जाइए महाराष्ट्र में तो मराठी भाषा बोलते हैं। कर्नाटक जो है कन्नड़ भाषा के लिए जाना जाता है। यहाँ आ जाइए केरल में मलयालम भाषा जो है केरल में बोली जाती है। तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना का जो क्षेत्र है इधर की तरफ तेलुगु भाषा जो है मान्यता प्राप्त है, तेलुगु भाषा बड़े मात्रा में बोला जाता है। उड़ीसा में उड़िया भाषा बोला जाता है। छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार हो गया, इन क्षेत्रों में हिंदी भाषा जो है सो बोली जाती है। इसके अलावा उर्दू और संस्कृत भाषाएं भी इन क्षेत्रों में बोली जाती है। झारखंड की बात करें तो यहाँ भी हिंदी उर्दू तो बोला ही जाता है, लेकिन साथ में अभी आपने देखा है क्या, संथाली भाषा भी इन क्षेत्रों में आपको बोला जाता है। बिहार जो की बात करें तो यहाँ भी आपको हिंदी उर्दू भाषा बोला जाता है, संस्कृत भाषा भी बोला जाता है। बंगाल में बंगाली भाषा बोला जाता है। इधर आ जाइए तो असम में अभी आपने देखा कि बोडो भाषा जो है असम में बोला जाता है। इसके अलावा असमिया भी असम में बोला जाने वाला भाषा है। सिक्किम में हम लोग नेपाली भाषा बोलते हैं, नेपाली भाषा का इस्तेमाल सिक्किम में होता है। मणिपुर में मणिपुरी भाषा का इस्तेमाल होता है।
यानी कि ये जो 22 भाषाएं हो गई, इन्हीं 22 भाषाओं को जो है सो मान्यता दिया गया है, जो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, राज्य क्षेत्रों के क्षेत्र में जो है सो बोले जाते हैं। ठीक है, चलिए 8वीं अनुसूची के बाद है आपका 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची, लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि 9वीं अनुसूची जो है, इसको शुरू में नहीं संविधान में जोड़ा गया था, इसको भारतीय संविधान में बाद में जोड़ा गया। तो देखिए कब जोड़ा गया, तो 9वीं अनुसूची के लिए ही भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन हुआ। प्रथम संशोधन कब हुआ? 1951 में। पहला संशोधन भारतीय संविधान में 1991 में हुआ, और उसी संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, तथा 9वीं अनुसूची में प्रावधान किया गया तो भूमि अधिग्रहण बिल पास किया गया कि भारत सरकार अगर किसी जगह को, किसी क्षेत्र के जमीन को सार्वजनिक कार्यों के लिए उपयोग करना चाहती है तो वहां की जमीन को वह ले सकती है, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि अगर कहीं के जमीन को भारत सरकार लेती है तो उसके बदले में उस जमीन का, उस मार्केट की जो रेट वैल्यू है उसका 3 गुना पे करती है। ठीक है, 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची, तो 10वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो यह अनुसूची भारतीय संविधान में कब जोड़ी गई, तो यह अनुसूची 52वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1985 ईस्वी में भारतीय संविधान में जोड़ी गई, तथा दल बदल पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, दल बदल पर प्रतिबंध जो प्रावधान है वो 10वीं अनुसूची से संबंधित है, और 52वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1985 ईस्वी में इसको जोड़ा गया। अगर हम बात करें 11वीं अनुसूची की, 11वीं अनुसूची की, तो इसे भारतीय संविधान में, 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया, तो 1992 में जोड़ा गया, लेकिन 1993 में इसे लागू किया गया, जिसके तहत गांव में ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई। ठीक है, यानी कि ग्राम पंचायत का संबंध किससे है, 11वीं अनुसूची से है। उसके बाद आया आपका 12वीं अनुसूची, इसके अंतर्गत नगर पालिका। 12वीं अनुसूची, बारहवीं अनुसूची के अंतर्गत सबसे पहले देख ले कि संशोधन कब हुआ, तो 12वीं अनुसूची का जो संशोधन है, 11वीं अनुसूची जो है यह 73वें संशोधन द्वारा, और 12वीं अनुसूची जो है यह 74वें संशोधन द्वारा 1993 ईस्वी में भारतीय संविधान में जोड़ा गया और इसी समय लागू कर दिया गया, जिसके तहत 12वीं अनुसूची के तहत शहरों में नगर पालिका की व्यवस्था की गई। ठीक है, 9वीं अनुसूची भूमि अधिग्रहण बिल, 10वीं अनुसूची दल बदल पर प्रतिबंध, 11वीं अनुसूची गांव में ग्राम पंचायत, और 12वीं अनुसूची शहरों में नगर पालिका की व्यवस्था कर दी गई। ठीक है, ये थे सारे अनुसूचियां, जिसको अगर आप 1 से 2 बार देख लेते हैं तो आसानी से आपको जो है सो हमेशा के लिए याद रह जाएंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू। कल हम लोग जो है सो मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, या तो संविधान का जो भाग है उस भाग को कल हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।